नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। आप समझ गए होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में एक कार्यक्रम में आए थे और मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने अपने भाषण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले सरकारों में हर ज़िले में 2-3 बाहुबली दिखते थे, लेकिन आज दूरबीन लगाकर देखने पर भी नज़र नहीं आते। इतना कहते हुए अमित शाह हाथों को आंखों पर ले जाकर दूरबीन की तरह का हाव भाव बनाते भी देखे गए। रोचक बात यह है कि इस दौरान अमित शाह के बगल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी मौजूद थे। अजय मिश्रा वही मंत्री हैं जिनकी मिल्कियत वाली थार जीप ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था और जिनके बेटे को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। टेनी की छवि पूरे इलाके में बाहुबली की ही है। श्री अमित शाह के इस बयान पर पूरे उत्तर प्रदेश में अब माहौल बन रहा है। मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम को सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं वो। कमाल है, कुछ लोगों को इस दूरबीन से उत्तर प्रदेश में 2-3 भी बाहुबली नहीं दिख रहे। मुझको तो इस दूरबीन से पूरे देश में 2 बाहुबली दिख रहे हैं। हाँ, 2 हैं। हाँ, एक ये है, एक वो है। हाँ, दोनों दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। हाँ, दोनों साफ दिख रहे हैं, यही दोनों बाहुबली हैं। भले ही गृह मंत्री दावे कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं। राम नगरी अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी अफसर के पद पर तैनात एक युवती का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है। वहीं एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इस नोट में महिला ने अपने पूर्व मंगेतर के अलावा एक IPS अफसर जो कि SSP हेड आशीष तिवारी और फैज़ाबाद में तैनात एक पुलिस कर्मी अनिल रावत का नाम लिखते हुए इन तीनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बताया जाता है कि IPS अफसर भी वहीं तैनात थे जहां यह महिला काम करती थी। यह घटना कुछ दिन बाद ही हुई जब अमित शाह वहां पहुंचे थे लखनऊ में। जब उन्होंने कहा, जब कमरा खोला गया तो उस जो लड़की थी उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने महिला के पूर्व मंगेतर को हिरासत में ले लिया है। इस आत्महत्या कांड से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां IPS स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो आम लोगों की इस हद तक प्रताड़ित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऑफिसर रैंक फर्स्ट में थी ये, आज 4-5 साल हो रहा उसको यहाँ रहते हुए, और हम लोग की आज कल सुबह बात हुई थी। उसके बाद रात फोन किया तो इसका फोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी शायद रात में। सवेरे फोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फोन। 1, 2, 3, 4 जब 10 फोन 15 फोन के तो भेजा फिर आदमी को देखा जो लैंडलॉर्ड यहाँ पे थे, फोन देखा बताया कि फांसी लगा रखी है। और फिर जब अंदर खुलवाया गया, पुलिस के द्वारा खोला उन लोगों ने, तो अंदर सुसाइड नोट पाया गया। इसमें 3 लोग का नाम उसमें दिया गया है। एक विवेक गुप्ता पहले हैं और एक आशीष तिवारी SSF हेड लखनऊ लिखा हुआ उस पे, और ये एक अनिल रावत है पुलिस फैजाबाद करके लिखा हुआ उसके अंदर, जिसको जिम्मेदार ठहराया उसने अपनी। कभी आपसे उस बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं कुछ। अरे परसों लड़की का पार्टिसिपेट किया उसने, बैग में था, वहाँ फंक्शन था। अभी आप फोटो में वीडियो आपको लोग को दूंगा कि परसों की फोटो आपको दिखाऊं कैसी वो थी, खुश थे। सुसाइड नोट के बारे में SSP शैलेश पांडे ने कहा, वहाँ पर एक नोट मिला है, उस नोट का पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उस नोट को, उसकी जांच कराई जाएगी और उसमें कुछ नाम है, कैसे है नाम है, इसमें यह जांच का विषय है। जांच करके जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक महिला जो एक बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यरत थी, वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रही। प्राप्त जानकारी पे पुलिस की मौके पे पहुंची, उनके परिजन भी आ गए। परिजनों की उपस्थिति में जब रोशनदान को तोड़ के उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए जब अंदर गए और दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से लटकी हुई बॉडी मिली। बॉडी को नियम संगत तरीके से उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। देखिए, वहाँ पे एक नोट मिला है, उस नोट को विधि संगत तरीके से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें कुछ नाम हैं, कैसे ये नाम हैं इसमें, ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे
उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलते हैं गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे से ही मंच पर खड़े गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी नजर आ सकते थे। सुनते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी जी ने। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों को कुचल जाने का जो मामला हुआ है वह शाह के मंच पर टेनी की मौजूदगी का अब मुद्दा बना है और योगी सरकार को हर मोर्चे पर श्रीमती प्रियंका गांधी ने फेल बताया। मैं लखीमपुर खीरी गई, आप सबने देखा होगा। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गुरु गोरखनाथ के विपरीत चल रही है। गोरखवाणी पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं जो विज्ञापन है उसकी असलियत दिखाई दे रही है। किसान प्रताड़ित समस्याओं से जूझ रहा है, सरकार मदद को तैयार नहीं है। गरीबों, ब्राह्मणों सबका शोषण हो रहा है। आगरा में थाने में रखकर 30 परिवार को परेशान किया गया। एक ही हत्या पुलिस ने कर दी और 1 महीने के बच्चे के लिए कोई सहायता अभी तक नहीं आई है। संकट में सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उनका आरोप योगी सरकार पर है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना, भेद न कहिना, बोलिवा अमृतवाणी, अगिला अग्नि होएवा हे अवधू, तो आपन होएवा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खीरी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की। जो उसने मुझे बताया, मैं यहां इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। उसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूं कि जहां संकट है, जहां मुश्किल है, जहां संघर्ष है, वहां सरकार अपना
चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की हत्या हुई। जनता के सामने ऐसे संकट आते हैं तो सरकार सुनवाई नहीं करती है, लोगों की आस्था हिल जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। उन्नाव में लड़की के साथ अपराध हुआ। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की हत्या के बाद परिवारजनों को उसके शव तक नहीं देखने दिया गया। गोरखपुर में लड़की ने अपने पिता की पिटाई का वीडियो बनाया तो उसे गोली मार दी गई। यूनिवर्सिटी की छात्रा का परिवार दर दर भटक रहा है। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहाँ आए थे गोरखपुर। उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा मैं क्या करूंगी। मैंने फोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा। मैंने आगरा की बात की, वहां अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूं। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है, कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है, और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जो आपने वादे किए, जो आपने मंच पे खड़े होकर हमें बताया, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। अब मेरी बहनों को देखिए, बहुत सारी मेरी बहनें यहां आई मेरी बातों को सुनने के लिए, किस तरह से संघर्ष करती हैं। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ। एक लड़की के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, उसको जला दिया गया। दूसरी को के खिलाफ ऐसी साजिश की कि जब वो केस सुनने के लिए जा रही थी सड़क पे, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। हाथरस में आपने देखा क्या हुआ। हाथरस में ये परिस्थिति बनी कि उस महिला के परिजन उसको देख भी नहीं पाए। उसकी जब चिता जलाई गई, पुलिस प्रशासन ने उसकी चिता जला डाली। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गोरखपुर में भी जब एक लड़की ने पिता का पिटाई करते हुए वीडियो बनाया तो उसको गोली मार दी। जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया तो उसको सिगरेट से जलाया गया। विश्वविद्यालय की छात्रा का परिवार न्याय मांगता हुआ दर दर भटक रहा है। वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में भी अक्सर उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। 2018 की बात करें तो देश भर में दलितों के खिलाफ अपराध के 42,793 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें से तकरीबन 28% मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुए थे। इस साल यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध के 11,924 मामले रिकॉर्ड हुए थे। 2018 में ही देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,277 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा 59,445 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे। 2018 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जितने मामले दर्ज हुए थे उसमें से 15.7% मामले यूपी में ही आए थे। न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध में बल्कि बच्चों के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2016-2018 के बीच यूपी जो है वो देश का पहला राज्य था जहां सबसे ज़्यादा बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। अब 2019 की बात करते हैं। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट को आपको बताते हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, यानी अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश में 2019 में 6,28,578 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 2017 में आंकड़ा 3,10,884 था, यानी अपराध के मामलों में कमी नहीं बल्कि दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। जबकि योगी सरकार दावा कर रही है कि मामलों में 25% से 75% तक कमी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी नहीं आई है बल्कि ये बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश इन डाटा को डिनाई करती है, नहीं मानती है, लेकिन 2019 में हम मामला देखें तो लगातार ये बढ़ता गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी में वर्ष 2017 में भी नंबर 1 पर था और 2019 में भी नंबर 1 की पोजीशन पर कायम रहा। ये एनसीआरबी के डाटे हैं। सूबे में बलात्कार के 3065 मामले दर्ज किए गए और यूपी इस अपराध में देश में दूसरे नंबर पर रहा। अब 2020 की बात करते हैं। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट दर्ज किया जाता है, जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में दर्ज हुआ है। अब आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश कहते हैं कि नंबर 1 है। एक कहावत है कि बुराई देखने का शौक़ है तो आईने का इस्तेमाल करें, दूरबीन का नहीं। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं हमारे सहयोगी अंशु अवस्थी से। अंशु जी, जो प्रियंका गांधी जी की जो रैली थी गोरखपुर में, जिसे योगी जी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर देखने को मिला हुजूम। सड़कों पर लोग नारे लगा रहे थे और कहीं कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस ने सारे दलों के दिलों में जो धड़कन है वो तेज़ बढ़ा दी है। आप उस रैली में मौजूद थे, क्या क्या मुख्य बातें रहीं उसके बारे में अंशु हम जानना चाहते हैं आपसे। प्रियंका गांधी जी की गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली में जो स्पीच थी वो काफ़ी शानदार थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक एक बिंदु को अपने स्पीच में शामिल किया था और उसकी शुरुआत ही उन्होंने भोजपुरी बोलकर की थी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे को बहुत बारीकी से समझ रही हैं और उन मुद्दों को अपनी स्पीच में शामिल कर रही हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं। इस बात को लेकर ये बात कही जा रही है लगातार कि सबसे ज़्यादा इस समय आक्रामक तौर पे यदि विपक्ष में अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में भोजपुरी में लोगों से पूछा का हाल बा, कैसन बानी। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, लोगों का एक टच देने की कोशिश उन्होंने की है और निश्चित तौर से ये फलीभूत होती दिखती है। वो इसलिए कि जिस तरीके का जनसैलाब बनारस में उमड़ा था उसी तरीके से उससे ज़्यादा गोरखपुर में भीड़ थी और प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र जी, प्रियंका गांधी जी ने संगठन को लेकर विशेष तौर पे अपनी स्पीच में शामिल किया था। इस रैली में उन्होंने बोला कि जो लोग भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, लीडरशिप तो है लेकिन संगठन कमज़ोर है, वो इस भीड़ को देख लें। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल में मेहनत करके इस संगठन को हजारों कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खड़ा किया है। उनके द्वारा ये ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के लोग आए हैं और उन लोगों, पुराने लोगों को भी उन्होंने साथ में जोड़ने का काम किया अपने उद्बोधन में कि 20-30 साल वाले वो लोग भी खड़े हैं जो लगातार 20 साल से 30 साल से कांग्रेस का झंडा सरकार न होते हुए भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिर से एक बार कुछ प्रतिज्ञाएं जोड़ी हैं भूपेंद्र जी। उन्होंने नया कुछ प्रतिज्ञाओं को शामिल किया है जिसमें मुख्य रूप से सरकार को घेरते हुए कहा है कि जो बीजेपी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम 3 सिलेंडर देंगे। क्योंकि उस साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, लेकिन हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और ये प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरी होंगी। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ली है कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, काम करने जाती हैं, वो काम से जाती हैं तो उनका सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा वो करेंगी, इसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है। तीसरा, पूर्वांचल की धरती पर थी और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल में नदी अधिकार यात्रा चलाई थी। इस बात को भी प्रियंका गांधी जी ने अपनी स्पीच में जोड़ा कि वो प्रयागराज गई थी, वहाँ के एक गाँव गई थी, वहाँ पर जो निषाद थे उनकी नावों को पुलिस ने तोड़ दिया था, जला दिया था, जिसमें से प्रियंका गांधी जी ने कुछ लोगों को नावें भी मुहैया कराई थी, दी थी।
तो कहीं ना कहीं जो निषाद बेल्ट है, पश्चिम जो पूर्वांचल का एरिया है, तराई क्षेत्र काफ़ी आता है, तो कहीं ना कहीं जो निषाद समाज है उसके साथ कांग्रेस लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संगठन यात्रा निकाली थी, प्रियंका गांधी जी खुद गई थी, तो इस तरीके से उस पर भी काम कर रहे हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने हमला बोला सरकार पर कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। जब 400 रुपये में सिलेंडर था उस समय वो महंगाई की बात करते थे, आज 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल इतना महंगा हुआ जा रहा है कि आम आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दबकर मरा जा रहा है। अपनी स्पीच में उन्होंने महिलाओं पर जो अपराध हुआ है उसको लेकर फोकस किया और महिलाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने फिर से 40% टिकट की भागीदारी को दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा ली है कि विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगी, और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि 5 साल में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ है। इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी वो प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। जब आप ज़्यादा सत्ता में होंगी तो अपने हितों के बारे में भी सोचेंगी और आप सच के साथ काम करेंगी, आप लोगों के लिए काम करेंगी। जो झूठ राजनीति में बीजेपी बोल रही है वो कम से कम नहीं होगा। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने तंज कसा कि अब वो 8000 करोड़ के विमान से जाते हैं, लेकिन उनको लोगों की, प्रदेश के और प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। तीसरा, उन्होंने कबीर जी के उस दोहे को अपने संबोधन में रखा, महंगाई से जोड़ा कि उतना दीजिए प्रभु उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने पे लगी हुई है। तो ये कबीर की बात करते हैं लेकिन ये कबीर को नहीं मानते। गोरखनाथ की बात करते, गोरखनाथ की बात नहीं करते। गोरखनाथ को लेते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पे उन्होंने निशाना साधा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, कि गोरखनाथ की पंक्तियां कुछ उन्होंने बोली कि ये कहते थे, लेकिन आदित्यनाथ इसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। चौथा, उन्होंने फिर से जो प्रतिज्ञाएं थी वो दोहराई हैं, और जो नई प्रतिज्ञाएं मैंने आपको बताई कि सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, उसके साथ में जो 3 सिलेंडर हैं वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी संगठन को लेकर आज की जो रैली थी उसमें काफ़ी विशाल जनसभा थी, उसकी तैयारियां पहले से हो गई थी। इनके कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी, राजेश मिश्रा, कमल किशोर कमांडो पूर्व सांसद, उनके साथ में जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी, उनके साथ और तमाम वरिष्ठ नेता पहले से, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पहले से पहुंच चुके थे और तैयारियों को लेकर जो चल रहा था। तो अब जो भीड़ आती बार बार दिखती है उसका सीधा कारण यही है कि प्रियंका गांधी जी ने जो पिछले 2 साल में संगठन पर काम किया है, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश आई थी तो सबकी यही शिकायत थी कि संगठन कमज़ोर है। तो संगठन पर जो उन्होंने काम किया है उसका परिणाम आज सामने आता दिख रहा है कि जो भीड़ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता इकट्ठी करने में जिनको पसीने छूटते थे, आज 32 साल की सरकार न होने के बाद भी प्रियंका गांधी जी ने अपने करिश्माई नेतृत्व से वो कर दिखाया है। और आज वो सभी को देखकर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता या मीडिया जितनी उम्मीद कर रहा है रैलियों में, उससे ज़्यादा भीड़ आ रही है। आज की जो भीड़ है भूपेंद्र जी, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि बनारस से बड़ी रैली थी, बनारस से ज़्यादा भीड़ आई थी और कांग्रेस का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रभावशाली रही है और कांग्रेस के विधायक पूर्वांचल से हमेशा इस समय भी चुनकर आते रहे जब उनके इतने कम विधायक रहे हैं। तो पूर्वांचल से निश्चित तौर से कांग्रेस को एक 2022 के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। नई घोषणाएं जो भूपेंद्र जी की हैं प्रियंका गांधी जी ने, तो निश्चित तौर से ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक बदलाव करते हुए दिख रही है। सबसे पहले उन्होंने 40% टिकट की भागीदारी की बात कही, उसके बाद इंटर पास जो बेटियां हैं उनको स्मार्टफोन देने की बात कही और स्मार्टफोन के साथ में स्नातक पास बेटियों को स्कूटी देने की बात की। और आज फिर से 3 सिलेंडर और सरकारी बसों में जो मुफ्त यात्रा, कहीं ना कहीं इसका जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, मिडिल क्लास घर की बेटियां हैं, उन पर सीधे इसका इम्पैक्ट होगा। और ये बात कही जा सकती जिस तरीके से भीड़ आ रही, क्योंकि आज की रैली में महिलाओं का वर्ग बहुत आया था। तकरीबन 25 से 30 हज़ार
महिलाएं आई थी भूपेंद्र जी प्रियंका गांधी जी को सुनने। तो इससे ये बात समझ में आती कि प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत की है उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है वो अप्रत्याशित होंगे। कांग्रेस पार्टी को इसका ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है, जिसके परिणाम, जिसके लक्षण अभी से रैली में भारी भीड़ से जुट रहे हैं। धन्यवाद अंशु जी, आपसे लगातार इन विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे, लखनऊ आते रहेंगे, क्योंकि लखनऊ में सियासत गर्म है, सड़कों पर कांग्रेस लड़ रही है। और जिस तरह से गोरखपुर की रैली, बनारस के बाद जिस तरह से गोरखपुर रैली एक सफल रैली है और वो भी योगी का गढ़, वो कई मायने में विपक्षी दलों की धड़कनों को तेज करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।